पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी या प्रॉपर्टीज पार्ट 4। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी और आवर्ती गुणों में आवर्तिता। भाग 4 की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है सम इलेक्ट्रॉनिकों की त्रिज्या। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिन परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इनमें समान होती है, लेकिन इनकी त्रिज्याएं समान नहीं होती हैं। अगर परमाणु और आयन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं तो उनकी त्रिज्या उनके परमाणु क्रमांकों पर निर्भर करती है। तो सम इलेक्ट्रॉनिकों के लिए त्रिज्या उनके परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जिस परमाणु या आयन का परमाणु क्रमांक अधिक होता है उसकी त्रिज्या छोटी होती है। यानी सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए उस परमाणु या आयन की त्रिज्या बड़ी होगी जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा। जैसे H माइनस Li प्लस Be2 प्लस बोरान 3 प्लस, ये 4 स्पीसीज हैं। इन चारों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी 2 है, यानी ये चारों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इन सम इलेक्ट्रॉनिकों में सबसे बड़ी त्रिज्या उस आयन या परमाणु की होगी जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे त्रिज्या घटती जाएगी, यानी इन चारों में सबसे बड़ी त्रिज्या हाइड्रोजन माइनस की होगी। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस। ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, 10 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। तो इसमें भी सबसे बड़ी त्रिज्या उसकी होगी जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक सबसे कम है, त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है, इसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी। यानी कार्बन से एल्युमिनियम तक त्रिज्या क्रमशः घटती जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल है सल्फर -2, क्लोराइड -1, आर्गन, पोटेशियम +1, कैल्शियम 2 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस। ये भी सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। परमाणु क्रमांक अलग है, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा इनकी त्रिज्याएं घटती जाएंगी। अब इसके बाद है जल योजित आयनों का आकार, यानी जल योजित आयनों की त्रिज्या। जल योजित आयनों की त्रिज्या जानने के पहले जल योजन क्षमता समझेंगे। जल योजन क्षमता का मतलब जल के अणुओं के जुड़ने की क्षमता। ये जल योजन क्षमता धनावेश की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात धनावेश के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस धनावेश या जिस धनायन पर धनावेशों की संख्या अधिक होती है उस धनावेशित आयन का आकार छोटा होता है। यानी किसी धनायन का आकार अगर कम होगा, छोटा होगा, तो उसकी जल योजन क्षमता अधिक होगी। यानी जल योजन क्षमता बढ़ाने के लिए धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। यानी छोटे धनायन की जल योजन क्षमता अधिक होती है और छोटे धनायन की जल योजन त्रिज्या भी बड़ी होती है। तो 2 तरह की त्रिज्याएं हो जाती हैं। एक तो सामान्य त्रिज्या होती है जो गैसीय अवस्था में होती है, और दूसरी जल योजन त्रिज्या होती है जो जलीय विलयन में होती है। तो जल योजन त्रिज्या और गैसीय अवस्था का त्रिज्या ये दोनों त्रिज्याएं परस्पर विपरीत होती हैं। गैसीय अवस्था में जिस धनायन की त्रिज्या सबसे छोटी होगी उस धनायन की जलीय विलयन में त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, अर्थात छोटे धनायन की जल योजन क्षमता या जल योजन त्रिज्या बड़ी होती है। जैसे लिथियम आयन है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबीडियम और सीजियम आयन है। इनकी गैसीय अवस्था में त्रिज्याओं का क्रम ये है
यानी सबसे छोटी त्रिज्या लिथियम की, उससे बड़ी सोडियम, उससे बड़ी पोटेशियम, उससे बड़ी रुबिडियम और सबसे बड़ी त्रिज्या सीजियम की होती है। ये भी पीरियाडिक टेबल का ट्रेंड भी है। लेकिन इन्हीं आयनों को जब जल में डाल देते हैं तो लिथियम की जल योजन त्रिज्या हो जाएगी, सोडियम की जल योजन त्रिज्या, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये इन त्रिज्याओं का क्रम उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे गैसीय अवस्था में लिथियम की त्रिज्या सबसे छोटी है, इसकी जल योजन त्रिज्या सबसे बड़ी हो जाएगी। गैसीय अवस्था में सीजियम की त्रिज्या सबसे बड़ी है, इसकी जल योजन अवस्था में त्रिज्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है निम्न में से किसकी जल योजन त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, या निम्न को जल योजन त्रिज्या के बढ़ते या घटते क्रम में पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल प्रश्न के रूप में दिया गया है कि निम्न में सबसे बड़ा आकार किसका है। कुछ सेट दिए गए हैं, फ्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इन चारों में सबसे बड़ा आकार किसका है। तो इन चारों में सबसे बड़ा आकार ऑक्साइड आयन का है, यानी ऑक्सीजन 2- का है। चेक कर लेंगे। लिथियम आयन, एल्युमिनियम आयन, फास्फोरस +7 और क्लोरीन +7, इनमें सबसे बड़ा आकार किसका है, इसको भी चेक करेंगे। तो लिथियम आयन का आकार सबसे बड़ा मिलेगा। हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, फ्लोरीन में सबसे बड़ी त्रिज्या सोडियम का होगा। हाइड्राइड आयन, लिथियम आयन, फ्लोराइड आयन और सोडियम आयन में सबसे बड़ा आकार फ्लोराइड आयन का होगा। फिर यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की जल योजन त्रिज्या पूछा गया है। ये AQ लिखा गया है। AQ का मतलब होता है जलीय अवस्था में या जल योजन। तो जलीय विलयन में इनमें से सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, ऐसा भी बताया गया है कि गैसीय अवस्था में जिस धनायन की त्रिज्या सबसे छोटी होती है उसकी जल योजन त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, यानी लिथियम आयन की जल योजन त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। दूसरा आवर्ती गुण है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, तीनों एक ही नाम है। इसमें वर्तमान में मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाम है आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जैसे इसमें कंडीशन ये है कि परमाणु को गैसीय अवस्था में होना चाहिए, यानी कोई परमाणु गैसीय अवस्था में है, उसके सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को उस परमाणु का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे मान लिया ये किसी परमाणु का नाभिक है, ये इसके कोश हैं और अंतिम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इस इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नाभिक की ओर होता है और हमको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी होगी। तो जितनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देंगे वही ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। शर्त ये है कि परमाणु को गैसीय अवस्था में होना चाहिए। अगर कोई परमाणु गैसीय अवस्था में नहीं है, ठोस अवस्था में है, तो जैसे कोई परमाणु A है, ये ठोस अवस्था में है, तो इसको ऊर्जा दे करके गैसीय अवस्था में बदलेंगे और गैसीय अवस्था में जब बदल जाएगा तब जा करके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो गैसीय विलगित परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी कहलाती है, जिसको जनरली IP कहा जाता है। तो परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देंगे वह ऊर्जा उसका प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी, जिसको IP1 लिखेंगे। अगर कोई परमाणु है जिसके बाहरी कोश में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं को बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु कहा जाता है। तो बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। ऐसे परमाणुओं में
प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव भी हो सकते हैं। जैसे कोई परमाणु यम है जो गैसीय अवस्था में है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे वो Ip1 कहलाएगा और यम धनायन बनेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे वो Ip2 कहलाएगा, तो m2+ बनेगा। फिर उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उस ऊर्जा को Ip3 या तृतीय आयनन विभव कहा जाएगा और m+3 बनेगा। इन आयनन ऊर्जाओं का क्रम क्रमशः बढ़ता है। जैसे प्रथम आयनन विभव से अधिक मान द्वितीय आयनन विभव का होता है और द्वितीय आयनन विभव से अधिक मान तृतीय आयनन विभव का होता है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाएगा और उसी क्रम में आयनन विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। आयनन विभव को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या किलो जूल पर मोल में व्यक्त किया जाता है। अब अगला सवाल है कि आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी किन कारकों द्वारा आयनन विभव का मान बढ़ता है या घटता है। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। आयनन विभव परमाणु त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिस तत्व का या जिस परमाणु की परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है उसका आयनन विभव कम होता है, यानी उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। तो अगर कई परमाणु हैं, उन परमाणुओं में कोषों की संख्या यानी n का मान समान हो तो n का मान समान आवर्त में ही होता है। तो अगर कई परमाणु हैं उनमें n का मान समान है यानी कोषों की संख्या समान है तो आयनन विभव नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे नाभिकीय आवेश मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। तीसरा है भीतरी कोष के इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव। भीतरी कोष के इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान घटेगा। जैसे अभी हम लोगों ने चित्र बनाया था, ये किसी परमाणु का नाभिक हो गया और इसके भीतर की ये कोष हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के ऊपर आवरण का काम करते हैं, नाभिक को ढक लेते हैं। तो भीतरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के ऊपर आवरण बना लेते हैं। तो जब आवरण बना लेगा तो नाभिक ढक जाएगा और इस नाभिक का प्रभाव सबसे बाहर के कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाएगा, यानी इस बाहर के इलेक्ट्रॉन का, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नाभिक की ओर कम हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, यानी कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। फलस्वरूप आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में इसको कहेंगे कि भीतरी कोष के इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान घटेगा। चौथा कारक है इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान समान होने पर ऑर्बिटलों की भेदन क्षमता का क्रम s,p,d,f के क्रम में होता है। यानी अगर तत्वों की मुख्य क्वांटम संख्याओं का मान समान है, यानी अंतिम कोष के मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है तो भेदन क्षमता का क्रम s,p,d,f के क्रम में होता है। यानी s में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, p की उससे कम, d की उससे कम और f की सबसे कम होती है। तो आयनन विभव भेदन क्षमता के समानुपाती होता है, यानी भेदन क्षमता जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनन विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी दो तत्व हैं और दोनों तत्वों के में इलेक्ट्रॉन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन s में उपस्थित है और एक p में उपस्थित है और मुख्य क्वांटम संख्या n का मान समान है, तो जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन s उपकोष में उपस्थित होगा उस तत्व का आयनन विभव अधिक होगा और जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन p उपकोष में उपस्थित होगा उस तत्व का आयनन विभव थोड़ा कम होगा। भेदन क्षमता के कारण ही
एक ही आवर्त में सेकेंड ए के तत्वों का आयनन विभव थर्ड ए के तत्वों के आयनन विभव से अधिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बेरिलियम और बोरान का लिया गया है। बेरिलियम का विन्यास 2s2 होता है और बोरान का विन्यास 2p1 होता है। इन दोनों में मुख्य क्वांटम संख्या n का मान समान है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन s में उपस्थित है और बोरान में p में उपस्थित है, यानी s की भेदन क्षमता अधिक है, p की भेदन क्षमता कम है। तो s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता अधिक होने के कारण s वाले इलेक्ट्रॉन का आयनन विभव अधिक होगा, यानी बेरिलियम का आयनन विभव बोरान से अधिक होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में भी है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन 3s में उपस्थित होता है और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन 3p में उपस्थित होता है, यानी 3s की भेदन क्षमता 3p से अधिक है, इसलिए मैग्नीशियम का आयनन विभव एल्युमिनियम से अधिक होगा। पांचवा फैक्टर है उपकोषों का विन्यास। जिन तत्वों में पूर्ण भरित या अर्धभरित यानी फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होते हैं और इस स्थायी विन्यास वाले तत्वों के आयनन विभव के मान अधिक होते हैं। यही कारण है कि अक्रिय गैसों के बाह्य कोश का विन्यास पूर्ण भरित होता है और इनका आयनन विभव अत्यधिक ऊंचा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस लिए गए हैं। नाइट्रोजन का विन्यास 2p3 है और ऑक्सीजन 2p4 है, यानी नाइट्रोजन का विन्यास अर्धभरित है तो अर्धभरित अधिक स्थायी होगा और इसका आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होगा। इसी तरह से फास्फोरस भी अर्धभरित है, इसका आयनन विभव सल्फर से ऊंचा होता है। आयनन विभव का क्रमिक परिवर्तन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यानी टॉप टू बॉटम आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या ये कह सकते हैं कोषों की संख्या बढ़ती है। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आयनन विभव का मान घटता है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर कुछ अनियमितताओं के साथ आयनन विभव का मान क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्रमशः बढ़ता है। तो आयनन विभव प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर Ip घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर Ip बढ़ता है। लेकिन इसमें कुछ अनियमितताएं होती हैं और अनियमितता सेकेंड ए और थर्ड ए में देखी जाती है, फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए में देखी जाती है। यानी सेकेंड ए वर्ग के तत्वों का आयनन विभव थर्ड ए वर्ग के तत्वों के आयनन विभव से ऊंचा होता है, फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों का आयनन विभव सिक्स्थ ए वर्ग के तत्वों से ऊंचा होता है। जैसे आवर्त 2 की बात किया जाए तो आवर्त 2 में लिथियम से अधिक आयनन विभव बेरिलियम का होता है और बेरिलियम से अधिक बोरान का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोरान का आयनन विभव बेरिलियम से कम हो जाता है। तो एक अनियमितता यहाँ दिखाई देती है, दूसरी अनियमितता यहाँ दिखाई देगी। कार्बन से अधिक आयनन विभव नाइट्रोजन का होता है और नाइट्रोजन से अधिक आयनन विभव ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का आयनन विभव कम हो जाता है नाइट्रोजन से। कारण ये है कि नाइट्रोजन में का जो विन्यास होता है वो अर्धभरित होता है, हाफ फील्ड होता है। तो ये सब तरह से 2-3 अनियमितताएँ होती हैं। एक अनियमितता बोरान और बेरिलियम में होता है, दूसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में होता है। यानी बेरिलियम का Ip1 बोरान के Ip1 से ऊंचा होता है। ये कह सकते हैं कि बेरिलियम का Ip1 बोरान के Ip1 से ऊंचा होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन का Ip1 ऑक्सीजन के Ip1 से ऊंचा होता है। ये 2 अनियमितताएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आगे जब चलेंगे Ip2 की जब बात करेंगे तो अब यही उल्टा हो जाएगा कि बेरिलियम का Ip1 बोरान से ऊंचा होता है। जब Ip2 की बात करेंगे तो बोरान का Ip2 बेरिलियम के Ip2 से ऊंचा हो जाता है।
तो बोरान का Ip2 बेरिलियम के Ip2 से ऊंचा हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का Ip2 नाइट्रोजन के Ip2 से ऊंचा हो जाता है। एल्युमिनियम का Ip2 मैग्नीशियम के Ip2 से ऊंचा हो जाता है। और सल्फर का द्वितीय आयनन विभव फास्फोरस के द्वितीय आयनन विभव से ऊंचा हो जाता है।